हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होकर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है उसका ये लास्ट वीडियो है और ये पार्ट नंबर 3 है, राइट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो होगी पार्सिंग की। पार्सिंग जो ये है वो क्या है उसको डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। अगर आप पार्सिंग को समझ गए ना तो आप इंग्लिश के कितना हो डिफिकल्ट एरर्स रहे या कोई भी सेंटेंस लिखा कुछ भी हो आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, जो बेसिक इंग्लिश हमारी सीरीज चल रही है उसका ये जो लास्ट वीडियो है पार्ट नंबर 3 उसको देखते हैं। एक चीज और, आपको मैंने इससे पहले 2 वीडियो में जो चीजें पढ़ाया हुआ आई होप आप उसको रिवाइज किए होंगे। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया था वो आप उस वीडियो में देख लेना। वैसे हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था मैंने आपको बताया था ना, वर्ड को कैटेगराइज किया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, राइट। और वर्ड से मिलाकर फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस बने हैं। तो आज की क्लास में ये पूरा खत्म करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एडवर्ब तक बता दिया था, एडवर्ब बता दिया था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में। आज हम देखने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है और इनसे रिलेटेड किस तरह से एरर आते हैं आपके एग्जाम में, उन सब चीजों के बारे में बेसिक्स देखेंगे। जो डिटेल में वर्ब होगा ये बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज में, आगे जो वीडियो जाएंगे उनमें। अभी के लिए हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है बेसिक्स, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो सबसे पहले समझो कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब बेसिकली हमारा कोई भी वर्ड जो एक्शन को दिखाए या स्टेट को दिखाए और जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं। वैसे आप देखोगे तो एक्सटेंडेड 5 फॉर्म्स होती हैं। चलो मैं एक दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं ये वर्ड लिया क्या, वॉक। अब ये देखो वॉक क्या है, एक वर्ब है। ये ईट हो गया, रीड हो गया, ये आपका स्लीप हो गया, राइट हो गया, प्ले हो गया, कॉल हो गया, ये सारे क्या है, ऑल दीज आर वर्ब्स। अभी वर्ब में मैंने बताया ना कि क्या यहाँ पे लिखा है, जो एक्शन या स्टेट को दिखा रही है। ये जो सारी वर्ड है, सारी मतलब वर्ब है, ये एक्शन को दिखा रही है। अब मुझे कैसे पता चल गया एक्शन को दिखा रही है? तो एक्शन को इसलिए दिखा रही है क्योंकि इनको करने में ना टाइम कंज्यूम होता है, राइट। जैसे आप वॉक करो तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, राइट। बाकी इसमें कोई भी एक्टिविटी आप करोगे ना तो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, एक्शन वर्ब। एक होते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब हमारी वो वर्ब होती हैं जिनको करने में टाइम नहीं लगता है। जैसे आप देखो ये वाली, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे रन वॉक, यहाँ पे सारी जो चीजें लिखा है रन वॉक प्ले, यहाँ पे देखोगे रन वॉक प्ले, ये हमारी एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर मैं बात करूं नो, हेट, अपीयर, स्मेल, ये सारे हमारे क्या स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं? तो स्टेटिव वर्ब हमारी वो वर्ब होती हैं जिनको करने में टाइम नहीं कंज्यूम होता है, ये किसी अवस्था को बताती हैं, वो हमारी स्टेटिव वर्ब होती हैं, राइट। जैसे आप देखो यहाँ पे ये सारी जो मैंने लिख रखा है ना, ये सारी हमारी स्टेटिव वर्ब होती हैं। और आप इन वर्ब्स में देखोगे ना तो ये कि स्टेट को बताती हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे पहले लिखा है ना वर्ब ऑफ परसेप्शंस, ये देखो वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, राइट, वर्ब शोइंग पोजीशन, ये सारी जितनी भी हैं वर्ब्स, आप इनको छोड़ो, ये क्या लिखा है, आप सिर्फ वर्ड्स को देखो इनको, राइट। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आप आसानी से पहचान लोगे। जब भी ये सब वर्ड आए ना तो जनरली ध्यान पे रखना, मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना जनरली ध्यान पे रखना कि जनरली ये जो सारे वर्ड होते हैं ना ये सारे स्टेटिव वर्ब होते हैं। अब जनरली मैं क्यों यूज कर रहा हूं, तो जनरली इसलिए यूज कर रहा हूं कि क्योंकि इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिनको देखोगे हम एक्शन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट पर। बट सामान्यतः ऐसा होता है कि इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। वो कहां पे यूज होता है मेन वर्ब की तरह, जब मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप ध्यान रखना कि ये हमारी कौन सी होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि ये स्टेट को दिखाती हैं। वैसे मैंने बताया ना एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं, जो एक्शन को दिखाती हैं। और एक्शन को दिखाने वाली वर्ब में क्या होता है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। जब भी कोई भी वर्ड आए और उसको करने में यहाँ पे ध्यान पे रखना कि टाइम कंज्यूम हो रहा होगा तो उसको कैटेगरी में रखोगे एक्शन वाली में, राइट। और जिनमें टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा होगा तो वो ध्यान रखना वो स्टेट वाली कैटेगरी में रहोगे, स्टेटिव वर्ब वाली कैटेगरी में रखोगे। और मैंने आपको बताया था ना ये इनकी 3 फॉर्म्स भी होती हैं। तो जैसे मैं बात करूं वॉक की, तो वॉक की देखो 3 फॉर्म है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं वॉक है हमारा वर्ड ना, यहां से देखो ये वॉक हो गया। अब वॉक से मैं क्या बना दिया, वॉकड, उसी तरीके से हमारा वॉकड हो जाता है। आपने देखा होगा वॉकिंग, राइट। और एक वर्ड देखा होगा ये वॉक्स। तो ये जो देख रहे हो ना ये 2 सॉरी ये 3,
तो यही मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं। ये जो 2 है ना, ये इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म्स होती हैं। ये जो पहली, ये वर्ब की पहली फॉर्म है हमारे, राइट, ये हमारी दूसरी है और ये हमारी तीसरी है। इसको चौथी भी बोलते हैं और इसको पांचवी भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक में देखोगे ना वर्ब की 5 फॉर्म दी गए हैं। वो 5 फॉर्म नहीं, मेनली 3 ही होती है। ये जो चौथी और पांचवी ना वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। एक्सटेंडेड कहने का मतलब ये जो वर्ब की चौथी फॉर्म बनी है ना वो पहली से बनी है। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे ना तो ये हमारी बन जाएगी क्या, चौथी। उसी तरह वो ये यहाँ पे जो पांचवी है ना, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या एस जोड़ते हो तो पांचवी फॉर्म बनती है। तो मेनली वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है। अब देखो ये सारी जो वर्ब होती है ना, वर्ब चाहे वो स्टेटिव हो चाहे वो एक्शन वर्ब हो। बाय द वे एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करती है ना, इसीलिए। तो हमें ध्यान पे ये रखना है कि ये चाहे एक्शन वर्ब हो या स्टेटिव वर्ब्स हो, इनकी क्या फॉर्म्स होती हैं। ध्यान रखना इनकी हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना कि एक्शन हो या स्टेटिव वर्ब हो तो उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। और आप देखोगे एक्सटेंडेड फॉर्म मिलाकर टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, राइट। चलो ये समझ गए आप एक्शन वर्ब और स्टेटिव। अब इसमें एक नोट ध्यान पे रखना। क्या नोट ध्यान पे रखना, देखो इधर यहां पे मैंने क्या लिखा है, जनरली स्टेटिव वर्ब इज नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। यहां से आपके एग्जाम में एरर पूछा जाता है। कहने का मतलब होता है जनरली, सामान्यतः ऐसा ये होता है, जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, जो मैंने बताया ना, ये जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ये इनको हम आईएनजी फॉर्म्स में नहीं यूज करते हैं। अब क्यों नहीं यूज करते हैं, तो देखो ये चीजें कहीं किसी बुक में नहीं लिखी गई है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों नहीं यूज होते हैं, इसको समझो। इन वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म, जब भी कोई स्टेटिव वर्ब आती है ना, उनको आईएनजी फॉर्म में इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि एक्शन वर्ब में करने में टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन स्टेट में एक अवस्था दिखा रही होते हैं। जब किसी चीज की अवस्था आप दिखा रहे हो तो उसमें टाइम नहीं लग रहा है, और टाइम जब नहीं लग रहा है तो उसको कंटिन्यूटी दिखाओगे कैसे उसमें, क्योंकि किसी भी टाइम में कंटिन्यूटी, किसी भी एक्शन में कंटिन्यूटी जब भी दिखाओगे ना तो उसमें टाइम लग रहा होगा। इसमें टाइम ही नहीं लग रहा है, और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी। उसमें कंटिन्यूटी जब दिखाई नहीं पाओगे तो आईएनजी लगाओगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहां पे क्या लिखा है, ही इज ओनिंग अ कार। अब बताओ क्या इसमें आईएनजी, ओन में आई एक्शन में टाइम लगता है, एक्शन नहीं सॉरी स्टेट है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब है। क्या ये वर्ब में बताओ क्या इसको करने में टाइम लगता है, नहीं ना, ये तो एक स्टेट को बता रही हो। और जब ये एक स्टेट को बता रही है तो आप बताओ इसमें आईएनजी थोड़ी ना लगाओगे, एक अवस्था है, इसीलिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है। तो जब भी स्टेटिव वर्ब आएगा तो देखना ध्यान पे, उसमें आप आईएनजी नहीं लगाओगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप आईएनजी लगाओगे तो इसको आप ऐसे यूज करोगे, ही ओन्स अ कार, राइट। सिमिलरली नीचे देखो क्या लिखा है, दिस, ये इज नहीं आएगा, वो टाइपिंग एरर हो गया। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अब आप देखोगे यहां पे ना तो इसमें भी एरर है। क्या एरर है, तो एरर ये है कि पहली बात तो आप ये आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज ये स्टेटिव वर्ब है। अब मुझे कैसे पता चला स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि मैंने देखा इस वर्ब बिलोंग में, इस एक्टिविटी में तो टाइम नहीं लगता, ये एक अवस्था को दिखा रही है, अवस्था को दिखा रही है, स्टेटिव वर्ब है। और हमें पता है कि स्टेटिव वर्ब में जनरली हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए यहां पे हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पे ये होगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। यानी अगर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ना तो उसको आप इंडेफिनिट में बना दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ मैंने बोला ना, कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब होती है जिनको आप आईएनजी में भी बना सकते हो, उसको आप स्टेटिव वर्ब की तरह और एक्शन वर्ब दोनों तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे जब मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब बेसिक्स में आप इन चीजों को ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला जो है हमारा प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन, देखो क्या लिखा है, सोज रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स। कहने का मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं ना उनमें एक रिलेशन बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं प्रीपोजिशन को, या रिलेशनशिप बताने वाला वर्ड आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ, अच्छा ये बताओ, मुझे इतनी उम्मीद है आपको ये तो पता होगा ना कि ये प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ये ऑन, इन, इनटू, एट, बिटवीन, अमॉन्ग, अंडर, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। अब इनको क्यों बोलते हैं प्रीपोजिशन, क्योंकि ये रिलेशनशिप बताते हैं। कैसे रिलेशनशिप बताएंगे, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कैट इज अंडर द टेबल। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये बताओ इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, अंडर है कि नहीं। देखो अंडर हमारा प्रीपोजिशन है।
अभी हो क्या रहा है कि ये देख रहे हो टेबल हमारा नाउन है, अब इस नाउन के पहले आ रहा है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उनमें एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है कि नहीं, इसीलिए जो हमारा अंडर है वो अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। सिमिलरली आप इनमें पहचान देखो एट क्या है हमारा, ये भी प्रीपोजिशन है। देखो ये 6 PM ये भी एक तरह का नाउन है, इसके पहले आया है और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक रिलेशनशिप बता रहा है। अब देखो जैसे इसमें देखें रिलेशनशिप कैसे बता रहा है, तो ऐसे बता रहा है ना कि जो कैट है, बिल्ली है, वो कहां बैठी है, तो टेबल के नीचे। तो ये जो नीचे है ना, जो ये वर्ड अंडर है, वही तो एक रिलेशनशिप बताया टेबल और ये कैट में, समझना की बात। इसीलिए इसको रिलेटिंग वर्ड भी बोलते हैं और इस तरह से वो रिलेशनशिप दिखाता है। बाकी इनमें भी देखो आप टुवर्ड्स हो गया ना प्रीपोजिशन, तो देखो बीच के पहले आया है और ये क्या है हमारा, नाउन हो गया, और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में रिलेशन बता रहा है। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा है, बाय। बाय देखो ये प्रीपोजिशन हो गया, तो बाकी ये देखो नाउन के पहले आया और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में रिलेशन बता रहा है। सेम वे आप देखोगे ये विद है ना, विद प्रीपोजिशन है, तो इनके पहले आया, नाउन के पहले, और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में बता रहा है। सिमिलरली फॉर आ गया यहाँ पे प्रीपोजिशन, देखो यहाँ पे फ्रॉम आ गया आपका, देखो यहाँ बाय आ गया, ये सारे हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वैसे यहाँ पे देखो दिस इज द हाउस ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखो ऑफ क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है हमारा, ठीक है ना। तो इनको ध्यान पे रखना कि यहाँ पे ये, अब इनका यूज कहाँ पे, कौन से प्रीपोजिशन का कहाँ पे होता है, जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में वहां पे समझेंगे। बस आप ये ध्यान रखना ऑन है, इन टू, ठीक है ना, ये सब सारे अमॉन्ग, बिटवीन, अंडर, ये सब होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये सब सारे प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा क्या, कंजंक्शन देखने वाले हैं क्या होता है। देखो कंजंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। क्या लिखा है यहाँ पे, ज्वाइन टू इक्वल रैंक वर्ड्स आर टू फ्रेजेज आर टू क्लॉज। ये फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या होते हैं। बशर्ते आप पहले ये समझ लो कि यहाँ पे ये जो कंजंक्शन होता है वो करता क्या है। तो कंजंक्शन करता ये है, ये दो इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ेगा, या दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो क्लॉज को जोड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, पहले तो ये समझ लो कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं ये जो काम करते हैं। मैंने बोला ना ये कनेक्ट करने के काम करते हैं, तो कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ना ये कनेक्ट का काम करते हैं। और किनको कनेक्ट करते हैं तभी बताया ना, दो रैंक मतलब टू इक्वल रैंक वाले वर्ड को, दो फ्रेजेस को और दो क्लॉजेस को। चलो देखते हैं यहाँ पे नीचे, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दे नॉक डाउन ऑल द हाउसेस एंड दे बिल्ट अ कार पार्क। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ जो चीज देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना एंड, मैंने आपको पीछे भी बताया था ना कि एंड क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। अब यहाँ पे हम इसे कंजंक्शन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। अब अभी को मैंने आपको क्लॉज पढ़ाया नहीं है अभी तक, लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्लॉज ये होता है ना, ये सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका खुद का वर्ब और सब्जेक्ट होता है। जैसे आप देखोगे ना इसमें, तो ये हमारा जो सेंटेंस का पार्ट है क्लॉज, देखो ये क्लॉज है जिसका खुद का वर्ब है और खुद का सब्जेक्ट है, राइट। यहां भी देखो ये सेंटेंस का पार्ट है और यहाँ पे खुद का वर्ब है, ये देखो नॉक्ड वर्ब हो गई, ये इसका खुद का सब्जेक्ट है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, ये एंड कंजंक्शन करता है। क्लॉज क्या होता है आगे अभी और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, क्लॉज कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। अभी बस ये यहां तक ये वाले पॉइंट को समझने के लिए इनको ध्यान रख लो कि कंजंक्शन क्या होता है, राइट। चलो यहां पे देखो नेक्स्ट वाला, अब देखो ये और जो लिखा है, और भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब यहां पे क्या कर रहा है, तो देखो दो इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ रहा है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये कैसे दो इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ रहा है, तो 4 और 5 को जोड़ रहा है ना, 4 और 5 यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, राइट। तो दोनों इक्वल रैंक के हुए ना, इक्वल रैंक का मतलब इक्वल पार्ट्स आप स्पीच समझ सकते हो आप। जैसे नाउन नाउन को जोड़ेगा, मैं बोलूं राम एंड श्याम, तो एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है। मैं बोलूं सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव, और एंड क्या कर रहा है, दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, राइट। तो ऐसे ही आप दो इक्वल रैंक वाले वर्ड को किससे जोड़ सकते हो, कंजंक्शन के थ्रू जोड़ सकते हो, या दो क्लॉजेस को, अभी बताया ना ये दो क्लॉजेस को ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, राइट। इधर देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, यहाँ एक क्लॉज हो गई और एक क्लॉज हो गई, बट यहाँ पे हमारा कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। यहाँ देखो नेक्स्ट वाले में, यहाँ पे देखो क्या है, श्रुति एंड आई। अब देखो ये एंड जो है हमारा कंजंक्शन है,
यहां किसको जोड़ रहा है, तो मैंने बोला ना दो इक्वल रैंक वाले वर्ड को। अब देखो ये श्रुति क्या है, नाउन है, और आई क्या है हमारा, प्रोनाउन है। तो दोनों इक्वल रैंक के हैं कि नहीं, रैंक यहाँ पे जैसे कि नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, आप नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो ना, तो ध्यान रखना नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है ना श्रुति एंड आई, तो ये दोनों इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ रहा है, इसीलिए वहां पे क्या है हमारा कंजंक्शन। वैसे ये रिमेनिंग में आप देख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन क्या होता है। चलो आगे देखते हैं आगे चीजों को। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन देखते हैं हम अगला। कंजंक्शन के बाद से हमारा जो लास्ट वन है वो है इंटरजेक्शन। अब क्या होता है इंटरजेक्शन, इसे समझते हैं। तो देखो इंटरजेक्शन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं ना जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा है ना वाव, हुर्रे, अलास, ब्रेवो, तो ये सारे और ये सारे देखो ये वर्ड लिखे हैं। ये जब भी कहीं भी ऐसे वर्ड लिखा हो ना और ये मार्क लगा हो तो समझ लेना कि आप ये क्या है, ये इंटरजेक्शन। समझ गई बात कि नहीं। तो जैसे देखो वाव, इसके बाद से मार्क्स लगा है कि नहीं, ये समझ में, हुर्रे, अलास, ब्रेवो, तो ये सब सारे ध्यान रखना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है ना। अब इंटरजेक्शन क्या है, ये क्या है, तो ये सडन फीलिंग को दिखा। सडन का मतलब जो अचानक आपकी जो भावनाएं होती है ना निकलती हैं। जैसे आप रास्ते से जाते हो या कोई चीज आपको ऐसी दिख जाती है तो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपके मुंह से अचानक निकलती है वाव, अचानक निकला है ना, तो सडन फीलिंग है ना वो, आप सोच समझ के थोड़ी ना बोलते हो वहां पे। तो इसीलिए अब अचानक ही तो हुर्रे निकलता है जब आप कोई चीज लेट्स से मैच जीत जाते हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज करते हैं। ब्रेवो हो गया, ऐसे किसी को शाबाशी देते हैं तो वहां पे यूज अचानक हमारे मुंह से निकलता है तो वहां पे ब्रेवो होता है। ठीक है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना कि ये सब सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है ना, इनको आपको ध्यान रखना। चलो अब इसको आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है वाव, उप्स बोलते हैं ना, ये सारे हुर्रे, 100, ये सब सारे है ना, इनको देख लेना। राइट, तो ये सब सारे हमारे क्या होते हैं ये सारे हमारे होते हैं इंटरजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। अभी तक हमने जो किया है ना वो सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन कौन से, नाउन से लेकर हमारा इंटरजेक्शन तक, उनको हमने देखा है कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो ये इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिलोंग करते हैं। राइट, तो इनको हमने देखा है। ओके, तो फ्रेज समझते हैं कि क्या होता है। चलो तो फ्रेज समझते हैं क्या होता है। तो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है। राइट, उनको बोलते हैं क्या, फ्रेज। जैसे आप देखो यहां पे ध्यान रखना, जो वर्ड्स का ग्रुप होता है वो 2 या 2 से ज्यादा का होता है। तो ध्यान ये रखना कि ग्रुप जो होता है वर्ड्स का वो 2 या 2 से ज्यादा होता है, जिनका कुछ सेंस होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, उन्हीं को फ्रेज बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इन द अर्थ लिखा है, तो आप बताओ यहाँ पे 2 से ज्यादा वर्ड है ना, 3 वर्ड है, लेकिन क्या ये सेंस तो दे रहा है कुछ, लेकिन क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इन द अर्थ, तो इन द अर्थ का क्या मतलब है, अर्थ में, बट कुछ तो सेंस दिया लेकिन कंप्लीट सेंस दिया नहीं ना। समझ में आ गई बन, तो इसे ध्यान पे रखना। अगर इसी को किसी सेंटेंस में यूज कर दो, राइट, तो वहां पे आप क्या कर दो, यहां पे वो कंप्लीट सेंस दे देगा। जैसे बोलूं कि कोल इज फाउंड इन द अर्थ, अब यहां पे इन द अर्थ यहां पे यूज कर दिया, अब ये कंप्लीट सेंस दे दिया। अब ये कोल इज फाउंड इन द अर्थ, यहां पे ये जो मैंने पूरा एक सेंटेंस बोल दिया ना, इसका एक कंप्लीट सेंस हो रहा है। राइट, लेकिन सिर्फ इन द अर्थ बोलूं तो क्या है, ये हमारे फ्रेज है एक, क्योंकि ये सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं दे रहा। वैसे ये सारे हैं, इनको ध्यान में रखना। जैसे देखो ऑन अ वॉल लिखा है, 2 से ज्यादा वर्ड है वॉल पर, लेकिन कुछ सेंस दे रहा है, पूरा नहीं तो नहीं, कुछ तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बोलना है ना। लेकिन अगर मैं बोलता ही इज सिटिंग ऑन अ वॉल, अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो कंप्लीट सेंस देता है, तो वहां पे फ्रेज बन जाता है, सॉरी फ्रेज बोल रहा हूँ, क्लॉज बन जाता है या सेंटेंस होता है वो। ठीक है ना। टू माई डोर, यहाँ पे देखो इन द कॉर्नर, थ्रू थिक, ये ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, ये सब सारे फ्रेज होते हैं। अब फ्रेज में भी देखोगे टाइप होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होते हैं, वो सब होते हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जो आपके काम की चीजें बस वो समझ लो कि क्या है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब उसमें वही चीज है यहाँ पे, जिसे मान लो आपको फ्रेज में बोलूं पहचानने के लिए, तो देखो फ्रेज कौन से हो जाएंगे, देखो क्या लिखा है, ही परफॉर्म द सॉन्ग विद अ स्माइल। देखो विद अ स्माइल, ये 3 वर्ड्स हैं, इनकी कुछ मीनिंग है, कुछ सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सिर्फ ये विद अ स्माइल की बात करूं तो ये हमारा क्या है, फ्रेज है। अब मैं बोलूं ऑन हिज फेस, ये भी क्या है, एक फ्रेज है। राइट, जैसे यहाँ क्या लिखा, इफ परफॉर्म द सॉन्ग, अब द सॉन्ग को भी बोल सकते हो एक फ्रेज, इसमें 2 से ज्यादा वर्ड है ना, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड होते हैं ना,
जिनका कुछ सेंस बन रहा हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे रहा हूं तो उनको बोलते हैं हम फ्रेज। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखो, इसमें देखो ये वाला हमारा पार्ट जो हो गया, अब ब्लैक लाइन इन शर्ट, ये हमारा क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। वैसे नीचे देखो, द टीचर इज राइटिंग द आंसर, यहाँ पे द आंसर भी क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। यहाँ देखो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू बी ऑन टाइम, ऑन टाइम क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होता है। चलो अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है इसे समझो। तो देखो क्लॉज यहां पे लिखा है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। जब भी मैंने बोला था ना शुरू में कि क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका खुद का वर्ब और सब्जेक्ट हो। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब खुद का होना चाहिए। जैसे देखो ये सेंटेंस जो लिखा है, ये एक मतलब ये जो नीचे लिखा है एक सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है। एक सेंटेंस खुद में क्लॉज भी हो सकता है, जैसे यहां पे देखो ये एक सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है। क्लॉज क्या होता है कि जिसका सब्जेक्ट और वर्ब हो। देखो इसमें एलिस क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इट्स क्या हो गया, वर्ब। तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गया, तो ये हमारा एक क्लॉज है। और ये एक सेंटेंस भी है, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। क्या होता है अभी आगे समझेंगे। ये एक सेंटेंस भी है क्योंकि एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। और यहाँ पे देखो क्लॉज क्या है, क्लॉज यहाँ पे एलिस इट्स, ये पूरा है क्या है, क्लॉज है। क्यों क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब दोनों है चीज, राइट। तो ये हमारा क्लॉज है। अब क्लॉज में भी देखोगे ना तो इसके टाइप होते हैं, जैसे वैसे तो कई सारे टाइप होते हैं, मेनली मैं बता देता हूं दो जो टाइप है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब ध्यान रखना इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोलते हैं। अब क्या होता है इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेस करता है कंप्लीट आइडिया को या थॉट को। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो क्या होगा, कंप्लीट आइडिया या थॉट को दिखाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। इट हैज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। इनके पास दोनों होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्वियस सी बात है क्लॉज तो है, अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही। तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, लेकिन अगर वो स्टैंड अलोन करके, मतलब वो कंप्लीट आइडिया या थॉट दे रहा हो, मतलब अगर उसे अकेले यूज करूं स्टैंड अलोन और वो कंप्लीट आइडिया दे या थॉट को दिखा रहा हो ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, राइट। सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो। अगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो तो उसे बोलोगे आप डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं इसे। डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो क्या करता है, कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग, जो पूरी कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा, आई सॉ मैन हु वाज क्राइंग। अब आई सॉ अ मैन ये मेन क्लॉज है, राइट, या बोलोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हु वाज क्राइंग ना, ये हमारा क्या है, इसे बोलोगे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। वैसे यहां पे देखो क्या लिखा, ही बॉट अ कार विच वाज टू एक्सपेंसिव। अभी जो लिखा है ना विच वाज टू एक्सपेंसिव, ये हमारा है क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक ना। तो इनको आपको ध्यान पे रखना। जैसे यहां पे क्या लिखा है, सी डज नॉट लाइक द पीपल हु स्मोक। अब यहां पे देखो ये हु स्मोक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इनकी अगर मैं इसको इस सेंटेंस में से हटा दूं ना तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देंगे, आपको इनकम्प्लीट देंगे। लेकिन यहां से अगर मैं इनको इस सेंटेंस में से इन पार्ट को हटा दूं तो ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज में देखो ये तीनों टाइप होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। उतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस ऊपर ऊपर ध्यान रखना, आपके एग्जाम में उतना डीप में नहीं पूछा जाता। कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट हो गया वहां पे पूछा जाता है, तो उनको मैं अलग से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान पे रखना। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि सेंटेंस हमारा क्या होता है। देखो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो बेसिकली सेंटेंस हमारा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट को, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस। ध्यान ये रखना होता है कि हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो एंड होता है वो पंक्चुएशन मार्क्स से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा, रोहन इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखो ये कंप्लीट थॉट को दिखा रहा है कि नहीं, राइट। और ये स्टार्ट हुआ है किससे, कैपिटल लेटर से, आर से, देखो कैपिटल है, और एंड किससे हुआ, पंक्चुएशन मार्क्स से, ठीक है ना। तो इसे हमें ध्यान रखना। चलो अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें हमारे मेनली होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस।
अब असर्टिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, जो डिक्लेयर करता है या असर्ट करता है या फैक्ट या ओपिनियन को। सिंपली ये ध्यान रखो, जब भी किसी सेंटेंस में फैक्ट या ओपिनियन बताया जा रहा है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव बोलोगे या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको भी बोला जाता है, तो दोनों ही बोला जाता है इसको, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसको ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है इन टाइप के सेंटेंस का, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मान लो मैं बोलूं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट या राम प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे राम क्या हो गया सब्जेक्ट, प्लेज क्या हो गया वर्ब और क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा, ये एक हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस के मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। विराट कोहली इज अ गुड बैट्समैन, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। सी इज नॉट अ डॉक्टर, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा है, ये नॉर्मली ऐसा होता है कि यही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, बट यहाँ पे देखो ये वर्ब की तरह, ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किए गए हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बस आप ध्यान रखना कि जनरली जो असर्टिव सेंटेंस होता है उनका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो असर्टिव सेंटेंस में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। ये हमारे देखो तो अफर्मेटिव सेंटेंस है सारे। विराट कोहली इज अ गुड बैट्समैन, मैं बोलूं सी इज नॉट, अब देखो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, एक सेकेंड, ये तो हमारा नेगेटिव होगा, नॉट लगा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है। मैं बोलूं सी इज अ डॉक्टर, तो ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, जिसमें नॉट यूज हुआ, देखो इसमें सारे ही विल नॉट हेल्प मी, सब जगह नॉट यूज किया गया ना, तो ये सारे क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, और ये हमारे क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखना। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है तो क्या आएगा नॉट आएगा, इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा हमारा होता है क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन जिस टाइप के सेंटेंस हम क्या करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। वही लिखा आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, तो ये चीज है। अब इसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के पहले हम WH वर्ड भी यूज करते हैं, वो दूसरे टाइप का होता है। अभी हम बात करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, कौन कौन से होता है अभी डिस्कस करेंगे, बट जनरली स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। अब एग्जांपल देख लो, व्हाई वाज ही प्लेइंग इन द रेन, ये हो गया डू यू नो हिम, तो ये भी क्या दोनों क्या हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टाइप के बारे में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चंस को रेज किया जाता है, जैसे कि मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, डू यू स्कोल्ड हिम डेली, तो ये सब सारे क्या है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। इनके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एस या नो टाइप वाला, एक होता है WH टाइप वाला, उसको अभी हम देखेंगे। अब दूसरा जो टाइप होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव बेसिकली ये असर्टिव सेंटेंस में यूज किया गया रहता है, और ध्यान पे ये रखना कि कभी भी ये क्वेश्चन मार्क्स से एंड नहीं होता है। कौन सा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, और कभी भी इसमें इन्वर्जन का नहीं यूज किया जाता है। इन्वर्जन क्या होता है, तो देखो इन्वर्जन बेसिकली ये होता है जहां पे ना हम वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जैसे देखो डू को पहले यू के पहले रखा है ना, सब्जेक्ट के पहले रखा है। जैसे यहाँ पे ये देखो योर नेम के पहले इज लगा है, व्हाई डज सी, तो देखो ये डज लगा है ना हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के पहले लगा है, तो इसे इन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ देखो व्हाट तो लगा है, लेकिन ये जो इज है ना वो लास्ट में लगा है, और क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, तो इनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब अगर ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव यूज किया गया है, अगर आपने इसको पहले यूज कर दिया इस तरह से, तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो इस पे बेस्ड एग्जाम में आपके एरर बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कॉल हिम लास्ट नाइट, यहाँ पे तो लिखा है ना व्हाई यू डिड नॉट कॉल हिम लास्ट नाइट। ये ध्यान पे रखना ये है कि इसमें आप देखोगे तो इसे बोलोगे आप इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब देखो आगे ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, और यहाँ पे जो इन्वर्जन का भी नहीं यूज किया गया, ठीक है ना, तो इनको आपको ध्यान रखना होता है। ये होते हैं इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब देखो इस पे बेस्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या लिखा, शी वांट्स टू नो व्हाट इज हिज नेम। अब देखो ये गलत है, क्योंकि देखो ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। अभी जो इज लगा है ना हिज नेम के पहले, ये गलत है, इज ये बाद में होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव अभी बताया ना, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव असर्टिव में ही लिखा गया रहता है। बस अर्थ आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो सब्जेक्ट के बाद में होता है, लेकिन जनरली जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के पहले यानी इन्वर्जन का यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा गलत हो जाएगा, सेंटेंस हमारा ये होगा सही। तो क्या लिखा है, he did not understand why did you not call him last night।
अब देखो यहाँ पे गलती है कि नहीं, अब ये हमारा बीच में हुआ यूज किया गया ना असर्टिव सेंटेंस के, तो असर्टिव सेंटेंस के बीच में यूज किया गया तो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये जो लगा है ना इन्वर्जन, ये गलत है, क्योंकि इसमें हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो ये यू के बाद से डिड नॉट आएगा, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। समझ में आएगी नहीं बात, तो ये हमारा ये वाला सही होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, रोहन क्वार्टरली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वॉज। अब यहाँ पे देखो देखो लिखा है ना हाउ माई हेल्थ वॉज, ये सही है। अब कई लोग सोचेंगे कि अच्छा हाउ माई हेल्थ वॉज लिखा तो ये हाउ वॉज माई हेल्थ होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव यूज किया गया, तो ये हमारा सही है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में इन चीजों को आपको ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। डायरेक्ट इंटरोगेटिव में आपको बताया ना दो टाइप के होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है, एस या नो टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन और WH क्वेश्चन होते हैं। अभी ये जब भी एस या नो टाइप के क्वेश्चन होंगे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ओके क्या लिखा है, इज सी वर्किंग वेरी हार्ड, फिर क्या लिखा है, डज दैट टेस्ट ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब में पहले लगा है, तो ये हमारा क्या है, एस या नो टाइप है। इसमें देखो आप क्या लिखा है, WH क्वेश्चन पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो क्या लिखा है, व्हाट डिड यू डू व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड। अब यहाँ पे देखो ये WH वर्ड आया और फिर यहाँ पे ध्यान रखना ये थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में, एक सेकंड रुको आप लोग, यहाँ पे ना टाइपिंग एरर हो गया है, ये हमारा ना ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ बीच में आएगा, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे व्हाट आ गया ना, डिड आ गया, फिर यू डू व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, राइट। ऐसे लिखा है whom do I ask for it, तो इनको ध्यान रखना, ये सारे WH वर्ड से यूज किया जा रहा है। अच्छा ये बताओ WH वर्ड तो आपको पता होगा ना क्या होते हैं, WH वर्ड बेसिकली होते हैं, जैसे मैं बोलूं ये what, who, whom, why, when, where, ये सब सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं, ठीक है ना, इनको ध्यान रखना। चलो अब देखो एक चीज क्या लिखा है कि अगर मान लो ऐसा हो कि ये दोनों एक साथ आ जाएं, कौन कौन से, ये एस या नो टाइप वाले और ये WH वर्ड वाले, अगर दोनों एक टाइप आ जाएं तो उनमें उस केस में हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है, इफ बोथ ऑफ दीज कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस देन द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी इन इंटरोगेटिव फॉर्म एंड द सेकंड मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। जैसे देखो इन दोनों को हमने एक साथ यूज कर दिया ना, मे आई नो व्हाट यू वांट टू बाय। अब देखो यहाँ पे दोनों को हमने एक साथ यूज किया है ना, ये वाला हमारा पोर्शन क्या हो गया, ये वाला, ये तो हो गया ये वाला, सिर्फ यहां तक देखो, ये वाला हमारा पोर्शन क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा एस या नो टाइप वाला। लेकिन अगला वाला देखो क्या हो गया, इंटरोगेट हो गया ना WH वर्ड वाला, तो ये WH वर्ड आ गया। तो उस केस में ये चीज नोट ध्यान पे रखने वाली बात है कि आपको ये वाला है ना, इसको आपको रखना है किस में, असर्टिव फॉर्म में। अरे वही एक्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव की तरह एक्ट करने लगेगा, तो उस केस में आप ये डू को ना यहां नहीं रखोगे, आप सिंपली ये डू हटा दो, ये असर्टिव फॉर्म में बना दो, तो डू हटा के असर्टिव बनता है ना ये, तो इसे ध्यान रखना। सिंपली देखो क्या लिखा, मे शी नोज वेयर इज ही गोइंग, तो यहाँ पे इसको यहां से ऐसे नहीं यूज करोगे, वेयर ही इज गोइंग आएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखना कि जब भी दोनों अगर आते हैं ना एस या नो टाइप और WH, तो उसको ध्यान रखना WH वर्ड वाले को बाद में रखना है और उसको असर्टिव फॉर्म में रखना है। वैसे यहाँ पे देखो कुड सी टेल्स मी व्हाई, डिड सी नहीं आएगा, सी के बाद लगा दो डिड, व्हाई सी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं, जो तीसरा हमारा टाइप का सेंटेंस हो इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो जो एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को, वो होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है फिर ऑब्जेक्ट, या डू नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेट का यूज करके भी बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, अभी आप ये ध्यान रखना आपकी प्रोमिनेंटली ऐसे ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डू नॉट टॉक टू मी, अब यहाँ पे देखो डू नॉट का यूज किया गया ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई, राइट, तो इसे ध्यान रखना। ऐसे गो अवे हो गया, प्लीज गिव मी सम मनी, तो ये ध्यान रखना, जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं ना वर्ड, वो सब सारे हमारे होते हैं कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एक एडवाइस वर्ड, ऐसे आप मुझे एक बात बताओ, एक और वर्ड होता है एडवाइस, एक होता है ADVICE, एक होता है ADVISE, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। आपके एग्जाम में बहुत इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं मान लो पूछूं आपसे कि ही एडवाइज्ड मी, आप कौन सा यूज करोगे, ये सी वाला यूज करोगे या एस वाला यूज करोगे, यहां कंफ्यूजन हो जाएगी ना। यहां पे ध्यान रखना सी वाला जो होता है ना हमारा, वो हमारा होता है कौन सा, नाउन, और जो एस वाला होता है वो वर्ब होता है, ये अंतर होता है। इसका मतलब होता है सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना। अब यहां पे
जो है ना ये हमें वर्ब चाहिए ना, इसीलिए हमें एस वाला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके सही होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैं बोलूं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तो ये PRACTICE वाला होता है, वो क्या नाउन होता है, PRACTISE वाला होता है वर्ब होता है, सेम हुए ऐसे, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना। इनकी मैं अलग से कंफ्यूजिंग वर्ड्स की मैं अलग से क्लास लूंगा, वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा ये सब चीजें। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसे ध्यान रखो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इमोशंस को, रिएक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो व्हाट या हाउ का यूज करते हैं। एक व्हाट या हाउ से शुरू होता है, या दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंटरजेक्शन जो होता है ना, ये अलास वाव इनका यूज किया जाता है पहले। जैसे देखो इसमें क्या लिखा, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, यहाँ पे देखो इंटरजेक्शन से शुरू हुआ है ना, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या व्हाट से शुरू होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, देखो व्हाट से शुरू हुआ ना, तो भी ये क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इमोशन को और रिएक्शंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलो लास्ट में देखते हैं, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक वर्जन है ये, क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है, तो उसमें देखोगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है यूज एक्सप्रेस करने के लिए ब्लेसिंग, कर्स और विश को, राइट। ब्लेसिंग, कर्स और विश को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां पे देखना ना, ये कई सारे बुक में आप वो जो पुरानी बुक देखोगे उसमें 5 टाइप के सेंटेंस दिए गए हैं, इसको भी 5वें नंबर पे मतलब बताया गया, लेकिन वैसे अमूमन देखोगे 4 ही टाइप के सेंटेंस होते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहां देखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए ब्लेसिंग, कर्स और विश को। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मे यूज होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे बोलूं मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे यूज किया गया ना, तो मे का यूज किया गया, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमारा। सिंपली मे गॉड सेव द किंग, तो ये भी क्या है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वैसे यहाँ पे लिखा है क्या, मे यू बी हैप्पी एंड पीसफुल, तो ये भी क्या हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें मे से शुरू होता है, तो ऐसे करके ध्यान सकते हो। और ये क्या दिखाता है, तो ब्लेसिंग, कर्स और विश को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा था क्या, जो भी बेसिक्स थे वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इंग्लिश का हमारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम जो करेंगे ना, वो है पार्सिंग। ये जो पार्सिंग में बताऊंगा ना, जैसे शुरू में मैंने बताया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसको आप जरूर अच्छे से देखना और उसको समझना, ठीक है। तो आई होप आप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी जो चीजें हैं रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।